आगरा पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू और उनकी पत्नी का आगरा एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने स्वागत किया, जिसके बाद राष्ट्रपति ताजमहल के लिए रवाना हुए। बता दें कि इस मौके पर ताजमहल में सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत रही। साथ ही ताजमहल को आम पर्यटकों के लिए 2 घंटे तक बंद रखा गया है। वहीं सरकार की ओर से योगेंद्र उपाध्याय मालदीव के राष्ट्रपति को आगरा की धरोहर से रूबरू कराएंगे। लोकसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इसी के चलते सपा ने मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बना दिया है। बता दें कि तेज प्रताप यादव आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दामाद भी हैं। बीते कई महीनों से करहल विधानसभा क्षेत्र में उनकी सक्रियता सियासी चर्चा के केंद्र में भी रही है। तो तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बना दिया गया है और लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं तेज प्रताप यादव। कई दिनों से वो करहल में उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे, लगातार जनता के बीच सक्रिय थे और इस बात की चर्चाएं भी जोर पकड़ रही थी कि करहल विधानसभा सीट से उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन अब इस पर फाइनल मोहर लग गई है। तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बना दिया गया। लालू प्रसाद यादव के दामाद भी हैं और क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं। लेकिन इस उपचुनाव की तैयारियों में जहां पर सपा जुटी हुई है, उसी बीच करहल विधानसभा पर उम्मीदवार को घोषित कर दिया गया है। तेज प्रताप यादव पिछले कई दिनों से जनता के बीच सक्रिय थे और इस बात की चर्चाएं जोरों पर थी कि यहां से इनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है, जिन अटकलों पर विराम लग गया और तेज प्रताप यादव को अब यहां से यानी कि करहल विधानसभा के उपचुनाव में सपा ने उम्मीदवार बना दिया है। अधिक जानकारी लेते हैं उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से यहाँ पर प्रत्याशी घोषित किया गया है और क्या लगता है कि सपा की जो तैयारियां हैं और जो ये यहाँ पर प्रत्याशी का चुनाव किया गया है, किस आधार पर और किस सोच के साथ यहाँ पर सपा आगे बढ़ेगी इस उपचुनाव में? ये करहल जो है ये मुख्यतः समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। समाजवादी पार्टी के परिवार में ये सीट हमेशा रही है और 1-2 चुनाव को छोड़ने को हमेशा समाजवादी पार्टी ने अच्छे खासे मतों से यहाँ चुनाव जीता है और ये पहली उपचुनाव की जो पहली दस्तक है वो समाजवादी पार्टी ने देके राजनीति को धार देने की कोशिश की है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने किस प्रत्याशी को वहां उतारती है, कौन से पत्ते खुलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो क्षेत्र है, करहल जो क्षेत्र है, वो पूरी तरह से मुलायम सिंह यादव को समर्पित क्षेत्र है और वहां पर जो लड़ाई होती है बड़ी टफ लड़ाई होती है। जो मुकाबला होता है जीत का, उसमें लाखों का अंतर होता है। समाजवादी पार्टी ने ये पहला जो है पत्ता खोला है, इसके बाद अभी 9 पत्ते और खोलने बाकी हैं। हाँ। देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी तेज प्रताप यादव के समक्ष सापेक्ष किसको उतारती है मैदान में। बिल्कुल, और तभी यहाँ पर जो है स्पष्ट आकलन भी किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में होगा। लेकिन 10 उपचुनाव में से पहला पत्ता ये खोल दिया गया है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। जालौन के कैलिया थाना क्षेत्र के बरोदा कला गांव में 60 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। हालत खराब होने पर सभी को निजी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां से 3 की हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। बताया गया कि सभी लोग गांव में आयोजित निजी कार्यक्रम में खाना खाने गए थे, जहां वो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। मामले की सूचना मिलने पर एसडीएम और सीओ अस्पताल पहुंचे हैं मरीजों का हालचाल जाना। मेरे यहाँ पे तो वहाँ पे हरी प्रकाश साप सिंह सना हरी प्रकाश के यहाँ पे कुछ खाना था, तेलू का कुछ पता नहीं है कि कुछ खाना था। तो काफ़ी लोग 60-70 लोग ज़्यादा बीमार पड़े हुए हैं। सीएससी हम लोग लाए हैं, कुछ लोग प्राइवेट भी हैं। पता नहीं खाने में क्या था क्या नहीं था, अभी इतना पता नहीं है। तो अभी 20-22 लोग आ चुके हैं। तो प्रथम दृष्टि फूड पॉइजनिंग का केस लग रहा है और जो बड़ौदा कला एक गाँव है, वहाँ पर कोई समारोह था तो बताते हैं कि वहाँ पर कुछ समारोह में खाना हुआ है तो उससे कुछ फूड पॉइजनिंग हुई। अभी मरीजों का सभी का इलाज चल रहा है
और कुछ मरीज हैं थोड़े गंभीर जिनका बीपी फॉल हो रहा है, तो आगे फर्दर देख रहे हैं क्या उचित करेंगे। अभी ऐसा पता चल रहा है कि इन लोगों ने जो गैस के बच्चा होने के बाद जो तेली होती है उसको खाया हुआ है, तो कल शाम को इन लोगों ने 7 से 8 बजे के बीच में खाया है। और ऐसा अभी हम लोगों ने सारे पेशेंट से बात कर ली है, तो उनको पता चला है कि इस चीज़ का प्रभाव 7 बजे से लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच लगभग दिखा है। तो उस ड्यूरेशन में ये लोग घर पे ही रहे हैं, इन्हें लगा है कि ऐसे ही गर्मी की वजह से शायद होगा। और अभी सभी लोग हॉस्पिटल आए हैं, जैसे उनको लगा है कि लूज मोशन और वॉमिटिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो सभी CHP आए हैं। लगभग 60 से 70 लोग हैं जो कि अभी जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन वगैरह और BP की प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी डॉक्टर साहब से हम लोगों ने बात किया, सभी पेशेंट से बात किया है, तो सभी रिकवर हो रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जिनकी हालत गंभीर थी उनको हायर सेंटर रेफर किया गया, बाकी और लोगों की हालत स्थिति किस तरीके की बनी हुई है? और महत्वपूर्ण ये भी है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है फूड पॉइजनिंग की वजह को लेकर? रवि, बता दूं कि ये पूरा मामला जालौन के कैलिया थाना क्षेत्र के गांव बरोदा कला का है, जहां पर बीती रात एक कार्यक्रम हुआ था। बरोदा कला गांव निवासी हैं साहब सिंह, जिनके यहाँ भैंस ने बच्चा दिया था। तो ऐसे को लेकर साहब सिंह के यहाँ एक प्रोग्राम हुआ जिसमें सारे गांव को उन्होंने आमंत्रित किया और निमंत्रण दिया था, जिस पर गांव भर उनके यहाँ खाना खाने आया था। इसके बाद जब लोग घर पहुंचे और रात में देर रात उनकी हालत बिगड़ी, उल्टी दस्त की शिकायत हुई, तो रात में घर पे ही उपचार कर लिया। लेकिन सुबह उनकी जो है हालत कुछ ज्यादा ही बिगड़ने लगी, जिसके बाद ग्रामीण एक एक करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने लगे, अस्पताल जाने लगे। इसके बाद जहां गांव भर में दर्जनों लोग बीमार हुए, तो गांव में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हुआ, एम्बुलेंसों के जरिए मरीज जो हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया। अब जो आंकड़ा है मरीजों का, ये बढ़कर 60 से 70 हो गया है। कि जो मरीज हैं 60 से 70 मरीज करीब बीमार हैं, जिनको उल्टी दस्त की शिकायत हुई थी, फूड पॉइजनिंग हुई थी, जिनको CHC में भर्ती कराया गया, जहां से कुछ मरीजों की हालत बिगड़ी है, तो उनको मेडिकल कॉलेज उरई के लिए रेफर किया गया है। इस पूरे मामले में जो SDM है ज्योति सिंह, SDM कोच और CO अर्चना सिंह, इन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायलों से हालचाल जाना है कि क्या वजह रही, क्यों वह बीमार हुए और अस्पताल में समुचित इलाज मिल रहा है अथवा नहीं, इसकी जानकारी आला अधिकारियों ने की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नितिन, आप नजर बनाए रखें घटना पर। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। कानपुर देहात से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सरवनखेड़ा ब्लॉक के नहोली गांव की रहने वाली 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला को सरवनखेड़ा खंड विकास अधिकारी ने कागजों पर मृत घोषित कर दिया, जिसकी जानकारी ना तो बुजुर्ग महिला को हुई, ना ही उनके परिवार के किसी सदस्य को। लेकिन जब लंबे समय से मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन का पैसा नहीं मिला, तब महिला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके पोर्टल पर इस पूरे मामले की शिकायत की। अब बुजुर्ग महिला जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। वहीं जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गलती में सुधार के निर्देश दिए हैं। शिकायत में एक संदर्भ ऐसा प्राप्त हुआ है जिसमें एक बुजुर्ग महिला के संबंध में उनकी वृद्धावस्था पेंशन के अवरोध का विषय आया है। विकास विभाग को निर्देशित कर दिया गया है कि इसकी संपूर्ण जांच कराई जाए और अगर ऐसी कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो तदर्थ निर्धारित भी किया जाए और जो भी व्यक्तिगत लाभ किसी भी योजना के अंतर्गत उनको दे है वो सुनिश्चित किया जाए। जब बबुआ हमें पैसा लेना आई है ने, तब कई दिन RC बनवाओ, KYC बनवाओ। अब हम बबुआ मांग मांग कर पैसा जब वो बनवाओ निरे दैया हमें दौड़ीन पर आए लड़का लिबा तब हम कानपुर गए। फिर हम एक लड़का से कहो, यही से कहो बताओ, जब एक लड़का से कहो तब वो फिर योगी नाथ का मोबाइल की नहीं, तब हम मृत घोषित हैं। वहीं फिरोजाबाद में बीजेपी पार्षद और सुपरवाइजर के खिलाफ दूसरे पक्ष की तरफ से दर्ज कराई गई रिपोर्ट से वाल्मीकि समाज में आक्रोश है। पार्षद और स्वच्छकार वाल्मीकि संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने सुबह जलकल कार्यालय पहुंचकर धरना दिया है। मौके पर पहुंचे नगर आयुक्त और CO के आश्वासन के बाद समिति के पदाधिकारियों ने धरना खत्म कर दिया।
हमारे सम्मानित पार्षद एवं सुपरवाइजर के साथ मारपीट की गई थी, जिसके चलते दोषियों को पकड़ा गया, फिर छोड़ दिया गया और उल्टा क्रॉस केस के लिए हम पे मुकदमा दर्ज किया गया। उसके चलते हम लोगों ने आज यहाँ काम बंद हड़ताल की थी। लगभग 6 बजे से हम सभी कर्मचारी यहाँ इकट्ठे हो गए थे, जिसके चलते यहाँ सभी अधिकारी आए, सीओ साहब आए, नगरायुक्त साहब आए, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमारा जो मुकदमा उसको ख़त्म किया जाएगा, दोषियों के खिलाफ चार्जशीट लगा के जेल भेजा जाएगा और साथ ही जो कोतवाल साहब हैं जो बहुत दिन पे दिन बदतमीजी कर रहे थे उनको भी हटाया जाएगा बहुत जल्द। कि जो इनके साथ जो घटना हुई उसमें SST का मुकदमा लिखा गया है, उसकी विवेचना मैं ही करूँगा और मैं पूरी तरह से आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि जो भी साक्ष्य मिले उसके आधार पे इनके द्वारा ही चूंकि साक्ष्य दिया जाना है, इसका बयान अभी अंकित करूंगा, मौके पर जाकर मैं घटना का निरीक्षण भी करूंगा, उसके बाद जल्द से जल्द उसका कार्रवाई कर दूंगा। SST का मुकदमा दर्ज होने के बाद उसकी विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की जाती है। जैसे आज अगर SST का मुकदमा लिखा गया तो जैसे ही FIR मेरे पास आता है, मतलब चूँकि SST के मुकदमा की विवेचना CO लेवल के अधिकारी करते हैं, तो ग्रहण करने बाद फिर वादी को पूछा जाता है। वादी मतलब जो भी कंप्लेनेंट होता है या पीड़ित होता है उसका बयान अंकित कराना होता है। बयान अंकित कराने के उपरांत घटना का निरीक्षण होता है। फिर निरीक्षण के दौरान जो भी वादी की तरफ से या पीड़ित की तरफ से जो भी साक्ष्य दिया जाता है उसके आधार पर आगे कार्रवाई होती है। आज जो हमारी वार्ता चली है, कर्मचारी संघ की जो वार्ता चली है, उसमें ये निकल करके आया है कि हमारी ये मांग थी सबसे पहले कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, तो उन्होंने 3 दिन का आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, हरिजन एक्ट में जेल भेजाएगा, उसकी जांच वो सीओ साहब करेंगे। दूसरी बात ये है हमारी कि जो फर्जी मुकदमे जो लगाए गए हैं वो वापस किए जाएंगे। और तीसरी मांग ये है कि थाना स्तर का जो प्रभारी है उसको एक हफ्ते के अंदर उसका ट्रांसफर किया जाएगा। मैं जो कर्मचारी संघ के व्यक्ति सब यहाँ पे हैं, पदाधिकारी हैं, स्वयं अध्यक्ष जी भी यहीं पे हैं, ठीक है, और सभी ने सर्वसम्मति से इस चीज़ को कहा है कि वो पूरी तरह से प्रशासन का सहयोग करेंगे इसमें, और जो न्याय जिनको मिलना है उनको न्याय दिलाने के लिए पुलिस और हमारा प्रशासन वो तत्पर है। मैं ही पिटा था 5 तारीख को, मेरे सुपरवाइजर पिटे थे, इनका सरकारी मजिस्ट्रेट उठा रहा था, मैं ही पिटा और मेरे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि मेरा मुकदमा पहले ही दर्ज कर लिया था 3110 में, और उन दोषियों को थाने से छोड़ दिया जाता है। तो मुझे सीओ साहब ने ये आश्वासन दिया है कि आप पे जो मुकदमा दर्ज हुआ है, आपके जो 50 व्यक्तियों पे 52 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, उस मुकदमे को ख़त्म किया जाएगा और उनकी चार्जशीट जल्दी दाखिल की जाएगी। खबर गाजीपुर से है, जहां मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली पर दबंगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि मामूली विवाद के चलते दबंगों ने वकील लियाकत अली और उनके बेटे के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के शिवपुरी कॉलोनी का है, जहां मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली का घर है। बताया जा रहा है कि वकील का बेटा घर के सामने कार से कुछ सामान निकाल रहा था, तभी पड़ोस में रहने वाले दबंग ने उससे गाड़ी हटाने को कहा, जिस पर वकील के बेटे ने कुछ देर में गाड़ी हटाने की बात कही। इसी के चलते दोनों के बीच विवाद हो गया और दबंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर वकील के बेटे पर हमला कर दिया। वहीं जब वकील ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की तो दबंगों ने उनके साथ भी जमकर मारपीट की। फिलहाल वकील की शिकायत पर पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बढ़िया सुरक्षा है। कोतवाली थाना क्षेत्र गाजीपुर में शिवपुरी एक मोहल्ला है, जिसमें लियाकत अली जी के घर के सामने मारपीट की घटना बताई जाती है। जो वहाँ प्राथमिक रूप से जानकारी हुई, कार को खड़े कराने को लेकर विवाद हुआ है और उसके बाद उसमें मारपीट हुई है। लियाकत अली द्वारा जो भी तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है और जिसके विरुद्ध आरोप लगाया गया है सत्य प्रकाश यादव, वो भी पेशे से ही वकील है और वो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं। सत्य प्रकाश यादव, उनका एक गैंग चलता है, तो वो मुगलानी चक के लोगों के साथ उनका गैंग चलता है। तो वो लोग और एक सत्येंद्र यादव वकील भी थे, जिनका वीडियो में फोटो है बाकायदे। ये लोग अचानक हमारे दरवाजे पर आए और हमने पूछा कि क्या बात है, हमसे कोई गलती हो गई। तो ये लोग अचानक माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली देते हुए और ये लोग अचानक मतलब कि हमारे ऊपर टूट पड़े और मारने लगे। जब हमारा लड़का आया और हमको खींच करके घर में ले गया हमको बचाने के लिए, तो ये लोग हमको घर में भी घुस करके मारे पीटे। उसके बाद एक आदमी जो था सत्य प्रकाश यादव के साथ, वो अपने हाथ में कट्टा लिए हुए था, उसने फायर कर दिया हमको जान से मारने के लिए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बलिया के रसला कोतवाली क्षेत्र में 2 भूमाफियाओं ने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर एक महिला की लाखों की जमीन हड़प ली। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से कर न्याय की गुहार लगाई है। महिला का आरोप है कि दबंगों ने उसकी जमीन के कुछ हिस्से को 13 लाख रुपए में खरीदने की बात तय की थी और जब रजिस्ट्री ऑफिस में जमीन की रजिस्ट्री हुई तो दोनों भूमाफियाओं ने महिला को 13 लाख रुपए देने के बजाय सिर्फ 3 लाख रुपए दिए। साथ ही रजिस्ट्री के दौरान जालसाजी कर पूरी जमीन की रजिस्ट्री अपनी पत्नियों के नाम करवा ली। वहीं जब महिला ने भूमाफियाओं से अपने बचे हुए पैसे मांगे तो दोनों आरोपियों से धमकी देने लगे। फिलहाल पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी पहले भी कई बार फर्जीवाड़ा और जालसाजी कर जमीन हड़प चुके हैं। सन 2017 में हमारी एक ज़मीन थी। उस समय हमारे बहनों को शादी करना था तो पैसे की ज़रूरत थी। तो हमारे पास जो ज़मीन था तो उस ज़मीन में से हम लोगों ने 6 डिसमिल ज़मीन बेचने का तय किया 13 लाख रुपए में। किसको? गोपाल यादव, शशांक मिश्रा। ठीक, तो 13 लाख रुपए में तय हुआ, हमने बेच दिया। फिर उसके बाद हम लोग रह रहे थे अपना, जैसे बागीचा है वो, तो बागीचे में फल तोड़ना, लकड़ी उकड़ी लाना होना, सब ऐसे ही सब कर रहे थे। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही हम फल तोड़ रहे थे, आम तोड़ रहे थे, तो अचानक 2-4 लोग आए और मुझे मारने लगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अमित, जिस तरीके से यहाँ पर ये जालसाजी हुई है, महिला की शिकायत पर क्या कुछ आगे कार्रवाई की जा रही है? महिला के शिकायत पे जो आरोपी हैं उन पे मुकदमा दर्ज हुआ है, जो भी 7 साल बाद हुआ है मुकदमा दर्ज। जिस तरह से पीड़ित दर के ठोकरे खा रहे थे, दर के रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस मामले को हमारे देखा जाए, लेकिन रसला कोतवाली में फर्जीवाड़ा सबसे ज्यादा है। इस समय बलिया के सड़क तहसील पड़ता है, जिसमें अधिकारियों की मिली भगत से और कर्मचारियों की मिली भगत से ये कारनामा किया जाता है। यहाँ पे बड़ा खेल किया जाता है। दूसरे की जमीन दूसरे के नाम से किस तरह से करा लेना, ये बड़ा एक सवाल है यहाँ पे। और इससे पहले भी कई मामले यहाँ पे हो चुके हैं और लेकिन प्रशासन इसको चेत नहीं रही है। और जिस तरह से इस गरीब के साथ जिस तरह से उन्होंने फर्जीवाड़ा किया और बड़ा सा जमीन कम दामों में लिखवा कर धोखाधड़ी की गई, जिसको लेकर उसने पुलिस पे तहरीर दी, 156(3) से मुकदमा दर्ज हुआ है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश पर ये मुकदमा दर्ज हुआ और अब आगे की क्या कार्रवाई होगी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी का। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें जो कि अमरोहा से आ रही है। एसिड अटैक की पीड़िता ने दम तोड़ दिया है। अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा है। छात्रा की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। पिता पुत्र पर वारदात को अंजाम देने का आरोप है। पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया था। घर से छात्रा को अगवा करके आरोपी ले गए थे। तो आपको बता दें ये बड़ी खबर, जहां पर छात्रा को घर से अगवा करके ले गए थे आरोपी और छात्रा की मौत से अब परिजनों में कोहराम मच गया है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर एसिड अटैक हुआ था पुरानी रंजिश के चलते, उसी को लेकर ये बड़ा अपडेट है। जहाँ पर घर से छात्रा को अगवा करके आरोपी ले गए थे, उसके बाद एसिड अटैक किया था। और अमरोहा से जो दुखद खबर है वो यही है कि जिस छात्रा पर एसिड अटैक हुआ था उसने दम तोड़ दिया है। तो एसिड अटैक हुआ, छात्रा ने दम तोड़ दिया। अस्पताल में इलाज चल रहा था, इसी दौरान छात्रा की मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों में कोहराम है। आपको बता दें कि पिता पुत्र पर यह आरोप है कि इस पूरी वारदात को उन्होंने अंजाम दिया, लेकिन इसी बीच छात्रा का यहाँ पर इलाज चल रहा था, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। पुरानी रंजिश के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुमित अग्रवाल फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सुमित, ये दुखद खबर आई सामने और ऐसे में परिवार में तो कोहराम है ही, लेकिन इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए रवि, मैं आपको बता दूं पूरा मामला अमरोहा जनपद के रहरा इलाके के गांव पड़ता है पकड़ा, वहां का है। वहां की एक किसान की नाबालिग बेटी थी। बताया जा रहा है कि जब वो रात को टॉयलेट या पानी पीने के लिए थी तो उसे कुछ आहट थी। उसने गेट खोलकर देखा तो वहां 2 लोग पहले से ही खड़े थे, जो उसका मुंह दबाकर उसे जंगल की ओर ले गए। फिर उस पर जो है दरिंदगी हद पार करते हुए उस पर एसिड अटैक कर दिया।
वहीं जो किशोर नाबालिग किशोरी वो आरोपियों के चंगुल से किसी तरह जान बचाकर भागी। जब उसने इस पूरी जानकारी घर पहुंचकर दी तो उसके परिजन जो है वो उस नाबालिग को इलाज के लिए लेकर मेरठ चले गए। इस पूरे मामले में पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है और वहीं मेरठ में इलाज के दौरान जो नाबालिग किशोरी है उसने दम तोड़ दिया है। नाबालिग किशोरी की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ। वहीं हमारे सूत्रों का यह भी कहना है कि पुलिस ने जो पिता पुत्र पर मुकदमा दर्ज किया है उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। ठीक है, आप बता रहे हैं कि सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ पर पिता पुत्र जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आप नजर बना रखें सुमित। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वहां बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र के गरेठी गांव में खूंखार जानवर के हमले से मां के साथ सो रही बच्ची घायल हो गई। बच्ची के गले में जख्म के निशान मिले हैं। फिलहाल परिजनों ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां बच्ची का इलाज जारी है। परिजनों का कहना है कि नरभक्षी भेड़िए ने उस पर हमला किया, जबकि डीएफओ ने बताया कि किसी कुत्ते ने उस पर हमला किया है। फिलहाल ये जांच की जा रही है, जिसके बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। जांच कर रहे हैं। मौके पर जहाँ पर घटना हुई है वहाँ पर वहीं पर हमारा स्टाफ गया था, उसको एक कुत्ते ने काटा और यहाँ पर हम आए हैं, डॉक्टर देख रहे हैं और डॉक्टर की रिपोर्ट यहाँ पर मिलने के बाद हम बताएंगे कि क्या। हमारी बच्ची घायल हुई है, गला उसका घूंट दिया गया है, मतलब उसके कोई जानवर ने काट लिया है तो इस दोनों तरफ से दांत लगी हुई है। माँ के साथ में लेट रही, अंगना में सोती थी। फिर क्या हुआ? फिर हुआ जब वो बच्ची उठा कर ले गया, कुछ भी गया पल्ला में है, मतलब बिल्ली नहीं रहे, पल्ला में अंदर से लाठी लगी रहे, लाठी गिरी मिली, पल्ला खुले मिले। लड़की द्वारे पर चिल्ला